गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप लोग देख रहे हैं उसका सलाम। तो आप लोग हमारे साथ कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास अपना, और जिसमें से हम कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री। आप लोग ज़रूर पेन पेपर लेकर बैठे होंगे। नहीं, यदि भूल गए हैं तो वीडियो स्टॉप कीजिए और पेन पेपर ले लीजिए, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हमें अच्छी तरह से सीखने के लिए पेन पेपर की रिक्वायरमेंट है, नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट है। और नोट्स ही सक्सेस का एक राज है, और वो नोट्स आप यदि खुद बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हम टीचर लोग आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश कर सकते हैं बस। तो हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है, और सॉल्यूशंस हमारा चैप्टर का नाम है। उसका हम वीडियो नंबर 4 यहाँ पर दे रहे हैं, और इसमें अब कवर करेंगे कि सारे टॉपिक्स बाकी वाले आ जाएं। हम कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक्स आ जाएं। हो सकता है यदि सारे टॉपिक्स नहीं आ पाए तो उसको हम अगले वीडियो में लेकर जाएंगे, क्योंकि आपको एक एक चीज़ अच्छी तरह से समझाना है। तो इसमें जो टॉपिक्स हमारा कवर होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ये अपने आप में काफ़ी लार्ज टॉपिक है, और मुझे लगता है शायद इस वीडियो में यही हो पाएगा। यदि इसमें हो पाएगा तो मैं कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मल मुलर मास को यहाँ पर कवर करूँगा। तो जो कोई भी मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं, प्लीज़ फेसबुक वीडियो में देखिए, ऊपर आपका लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके फ्री में केमिस्ट्री क्लास लीजिए, केमिस्ट्री वीडियो देखिए। और आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसको डालिए कि सर इस टॉपिक में मुझे डाउट रह गया, उस टॉपिक का मैं अलग से शॉर्ट वीडियोस बना पाऊँ और उसमें आप लोगों को दे पाऊँ। मुझे पता चलेगा तभी तो दूंगा मैं, मुझे कौन सा टॉपिक देना है। अपने आप सेलेक्ट करना टीचर के लिए सबके सब टॉपिक्स ईजी होते हैं, तो अपने आप मुझे कहेंगे सेलेक्ट करना, तो ये पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स के बेसिस पर ही हो सकता है। जिनमें कमेंट्स ज़्यादा आएगा उसके मैं वीडियोस में अलग से अलग तरीके से बना के मैं छोटे छोटे वीडियोस में डालूंगा वहाँ पे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक यहाँ पर है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सबसे पहले है क्या, और इसका नाम कॉलिगेटिव क्यों है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया जाता है, और इससे सबसे पहले देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता ही तब है जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यदि डाला जाए सॉल्वेंट के अंदर, उसका सॉल्यूशन बनाया जाए। यदि हमारा सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्वेंट में यदि हम कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं जो वेपर प्रेशर नहीं दे पाए, तभी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारा उसमें ऑब्जर्व होता है। अब और वो भी होना चाहिए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इसको मेजर किया जाता है। अब ये है क्या चीज़, तो दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, यानी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल पर जो डिपेंड करता है नंबर पर, ना कि उसके नेचर पर। जैसे आपने शुगर लिया या सॉल्ट लिया, नो मैटर, आपने उसके कितने मास लिए हैं, उसमें उसके कितने मोल्स बन रहे हैं, उस पर ये डिपेंड करेगा। यानी उसके अमाउंट पर डिपेंड करेगा, उसके नेचर पर नहीं। तो अमाउंट यानी कॉन्सेंट्रेशन यदि दोनों का इक्वल आ रहा है, मोल्स दोनों के इक्वल हैं दो सब्सटेंसेस के, तो उनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो इक्वल हो जाएंगे। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी हमारा यहाँ पर हो गया जो प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है। अब इनको कॉलिगेटिव क्यों कहा गया है, तो आप देखेंगे इसमें आगे उनमें एक प्रॉपर्टीज की कॉमन है। उसमें ये अमाउंट पर ही सबके सब प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं, और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के केस में ही हो सकता है। यानी ये कलेक्टिव प्रॉपर्टीज है जो कि 4 हैं। उसी कलेक्टिव टर्म को कॉलिगेटिव टर्म भी कहते हैं, जो कि लैटिन लैंग्वेज से आया है, और इसका मीनिंग होता है टुगेदर। ये प्रॉपर्टीज एक ही कॉमन चीज़ पर, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर, और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के केस में ही अवेलेबल होगा, इसलिए इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहा गया है। यानी ये सब आपस में सारे प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसमें एक और सिमिलरिटीज़ है जिसको हम आगे देखेंगे, और वहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा एक और सिमिलरिटीज़ क्या क्या है। तो ये हमारा डिपेंड किया नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर। नॉट ऑन देयर नेचर, ये बात ध्यान में रखेंगे। और ये प्रॉपर्टीज टोटल 4 है।
दे आर फोर। ये फोर प्रॉपर्टीज है क्या? एक तो हमारा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दोनों एक तरह से एक ही टर्म है। सेकंड हम लेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड लेंगे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ यहां पर लेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम शो करेंगे पी नोट ए सॉल्वेंट का प्योर का प्रेशर अपॉन में माइनस पी ए अपॉन, मैं यहाँ पर ऐसे दिखा देता हूँ, अपॉन पी नोट ए। ये होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस को, एलिवेशन को डेल्टा टीबी से शो करेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डेल्टा टीएफ लगाएंगे एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए पाई लगाएंगे। तो आप देखेंगे यदि हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं, यदि हमारा सोल्यूट बी जो है नॉन वोलेटाइल होता है, तो हमने डिस्कस किया हुआ है रॉल्स लॉ में एक केस में, यहाँ पर पी बी जो हमारा होगा वो 0 होगा और पी टी इक्वल टू ओनली फिर पी ए हो जाएगा। और पी ए का जो फॉर्मूला है वो पी नोट ए का ये क्लियरली हमारा सॉल्वेंट का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो चुका है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू जो है सोल्यूट के डालने की वजह से टोटल ये 1 नहीं होगा, 1 से कम हो जाएगा। तो हमारा पी ए जो है पी नोट ए के इक्वल नहीं आया, उससे कम हो गया, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से लेस होती है। इसलिए यानी प्रेशर हमारा क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। अब ये प्रेशर में कितनी डिक्रीज आती है उसको हम आगे मेजर करेंगे। अब ज़रा सोचिए, प्रेशर में यदि डिक्रीज हो रहा है तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो प्रेशर पर डिपेंड करने वाला है, क्या वो चेंज नहीं हो जाएगा? तो क्लियरली वो चेंज हो जाएगा। तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें से एक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर की जो रिलेटिव लोअरिंग है, रेशियो है, वो हमारा चेंज हो जाएगा, यानी वो कम हो जाएगा। लोअरिंग लिखा हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट हम आगे देखेंगे कि इंक्रीज होगा, और फ्रीजिंग पॉइंट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा वो सॉल्यूशन शो करने लगता है। तो अब इन प्रॉपर्टीज़ को हम 1 बाय 1 देखने जा रहे हैं। तो हम लोग 1 बाय 1 करने जा रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को। फर्स्ट हमारा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसमें हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को भी दिखाया था। तो आप लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दोनों ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होगी। तो ज़रा देखिए कैसे। तो हमारा सोल्यूट क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल, और हमने देखा था कि पी टी इक्वल टू पी ए बन रहा था। और पी ए का जो फॉर्मूला है भैया वो क्या है, पी नोट ए का ही है, स्मॉल पी ए से मैं दिखाते आया हूँ। अब ये लोअरिंग आई क्यों वेपर प्रेशर में, सोल्यूट की वजह से। हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का लेने की कोशिश करेंगे, जिससे हम सोल्यूट के अमाउंट से वेपर प्रेशर को यहाँ पर हम मेजर कर पाएँ, और तभी तो लोअरिंग का पता चलेगा कि सोल्यूट की वजह से क्या हुआ है। तो देखिए पी ए इक्वल टू हमारा यहाँ पर पी नोट ए इंटू 1 माइनस काई बी ईजिली आ सकता है। तो पी ए इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चे लोग, पी नोट ए माइनस पी नोट ए इंटू काई बी। और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है प्योर के बेसिस पर हो रहा है, तो प्योर का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का माइनस सॉल्यूशन के अंदर जो उसका वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर, उसको माइनस करने पर ही उसकी लोअरिंग का पता चलेगा कितना लोअर हुआ है। तो क्लियरली हम पी ए को पी नोट ए के पास ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे। राइटिंग करने के लिए हम आगे भी लिख सकते हैं, यानी इसको हमने पॉजिटिव बना दिया, पी नोट ए काई बी, इधर कर दिया हमने पी नोट ए माइनस पी ए।
तो इसको आप चाहो तो डेल्टा पी ए से भी दिखा सकते हैं, यानी डेल्टा पी से भी दिखा सकते हैं, और नहीं तो एज इट इज़ इसी फॉर्म में रहने देते हैं। यदि हम इसी फॉर्म में रहने दें, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इक्वल टू काई बी हो रहा है, और इसी को हम दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी नोट ए इक्वल टू काई बी। इसी को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है पी टी इक्वल टू पी ए है, कई बार नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के केस में पूरे सॉल्यूशन का हमें वेपर प्रेशर दिया रहता है, तो हम पी ए की जगह पर पी टी भी ले सकते हैं, यानी इसका और एक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, पी नोट ए माइनस पी टी अपॉन पी नोट ए इक्वल टू काई बी। तो फॉर्मूले को हम अपने टाइप से चेंज कर सकते हैं बच्चों। फॉर्मूले का हमें गुलाम नहीं बनना है, फॉर्मूले को अपना गुलाम बनाना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए अब जरा, यहाँ पर हमने क्या देखा है, वेपर प्रेशर हमारा लोअर हो चुका है, और ये डिपेंड किस पर किया है, मास ऑफ सोल्यूट यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट किस पर डिपेंड करेगा, मास ऑफ सोल्यूट यानी उसके अमाउंट पर या उसके मोल पर। तो यदि ये सोल्यूट के अमाउंट पर यानी उसके मोल पर डिपेंड कर रहा है, तो क्लियरली ये हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गया। अब इसके बाद आप क्या समझ रहे हैं यहाँ पर, यदि आपका वेपर प्रेशर लो हो जाएगा तो क्या बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं हो जाएगा, तो बिल्कुल हाई हो जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट, और उसको देखने के लिए हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, सेकेंड ले रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आप लोगों के मन में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट करने से पहले जरा एक क्वेश्चन भी आ सकता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हम मोलारिटी वगैरह पर भी डिपेंड कर सकते हैं या मोलालिटी पर, तो क्लियरली ये मोलालिटी पर डिपेंड करेगा। तो ज़रा देखिए, हम मोल फ्रैक्शन से मोलालिटी निकाल सकते हैं, और ये जो फॉर्मूला है आपको ये भी बताएगा कि मोल फ्रैक्शन को किस तरह से मोलालिटी में कन्वर्ट करें। तो हमने यहाँ पर देखा है कि डेल्टा पी अपॉन पी नोट ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब जनरली क्या होता है, हमने लिया है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए चलता है। तो एन ए प्लस एन बी ऑलमोस्ट इक्वल टू एन ए होगा, बिकॉज एन बी इज एक्सट्रीमली लेस देन एन ए। अब इस वजह से हमारा क्या बन गया यहाँ पर, डेल्टा पी अपॉन पी नोट ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए आ गया। अब इस एन बी अपॉन एन ए को हम क्या लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी इंटू ये गिवन मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए, जो कि ऊपर जाकर मोलर मास ऑफ ए अपॉन गिवन मास ऑफ ए बन जाएगा। यदि हम यही पर केजी लें फॉर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, हमारा क्या बन जाएगा, डेल पी अपॉन पी नोट ए इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ऊपर ले लेंगे हम 1000। तो आप देखेंगे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए ऊपर इंटू 1000, ये मोलालिटी को दिखा रहा है। तो डेल पी अपॉन पी नोट ए इक्वल टू मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ ए बन जाता है, और मोलर मास ऑफ ए तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला मास है, फॉर्मूले पर डिपेंड कर रहा है। तो क्लियरली हमारा यहाँ पर डेल पी अपॉन पी नोट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी प्रूव हो जाता है। अब जो कोई भी प्रॉपर्टीज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर डिपेंड करेगा, वेपर प्रेशर के लो होने पर डिपेंड करेगा, वो सब मोलालिटी के भी प्रोपोर्शनल हो सकता है। इसको यहाँ पर समझना जरूरी था, क्योंकि आगे हम वही करने जा रहे हैं। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर के लो होने की वजह से हमारा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का इंक्रीज हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि हमने बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन 11th में पढ़ा हुआ है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर गिवन सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है यहाँ पर, वो क्या हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वेट हो जाए, उसके इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर तो वेपर प्रेशर पहले नॉर्मल से कम हो चुका है, प्योर से कम हो चुका है, तो क्लियरली हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू ज़्यादा आती है। तो बॉइलिंग पॉइंट के वैल्यू ज़्यादा आने से अब इसको हम मेजर कैसे करेंगे? तो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले सीखते हैं कि कितना डिफरेंस आया, ये कैसे पता चलेगा। तो हम लेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पर हमारा टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप कह सकते हैं, और टी नोट भी हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब जैसा कि हम देख चुके हैं कि वेपर प्रेशर जितना ज़्यादा लो होगा बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, और वेपर प्रेशर का जो रिलेशन था कहाँ से था, मोलालिटी से। तो क्लियरली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का भी जो है रिलेशन कहाँ से होगा, मोलालिटी से होगा। तो एक्सपेरिमेंटली ये भी देखा गया है कि ये हमारा सबसे पहले चेंज इन वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और क्लियरली फिर डेल्टा टी भी हमारा मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा लोअरिंग वेपर प्रेशर में होगी उतनी ही टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना पड़ेगा बॉयल करने के लिए, यानी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही हाई होगी। तो क्लियरली हमारा यहाँ पर ये मोलालिटी पर डिपेंड करता है, बिकॉज हम पीछे देख चुके हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेल्टा पी डिपेंड अपॉन मोलालिटी, देयरफॉर डेल्टा टी बी इज प्रोपोर्शनल टू एम। अब यहाँ पर यदि हम इसको इक्वेट करना चाहते हैं तो हमें क्या लेना पड़ेगा, के बी इंटू मोलालिटी करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। और के बी डिपेंड किस पर करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। तो सॉल्वेंट हम जैसा यूज करेंगे वैसा हमारा वहाँ पर के बी होगा, और उस हिसाब से डेल्टा टी बी हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। और ये एप्लीकेबल ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब जरा यहाँ पर देखिए, यदि हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट का, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम डेल्टा टी एफ से दिखाएंगे, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट से दिखाएंगे। तो अब जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या डेफिनेशन लिया था बॉइलिंग पॉइंट का, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, यानी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके अपने गैसेस फेज के इक्वल हो जाए, गैसेस फेज के प्रेशर के इक्वल हो जाए। तब फ्रीजिंग पॉइंट में क्या डेफिनेशन हम करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट में कोई भी चीज़ फ्रीज होकर सॉलिड फेज में जाता है। तो जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके अपने सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए तो उसको हम कहेंगे, ऐसे टेम्परेचर को कहेंगे जिस पर ऐसा होगा वो कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। तो दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज बिकम्स इक्वल टू इट्स सॉलिड फेज, तो वो हमारा कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर हमने देखा है कि अब वेपर प्रेशर दोबारा किस पर डिपेंड कर रहा है, वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है। वेपर प्रेशर यहां पहले से ही लो हो चुका है, तो उसको सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को और ज़्यादा लो करना पड़ेगा, जिससे वो सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल आ सके। तो हमारा यहाँ पर डेल्टा टी एफ, जो कि यदि टेम्परेचर हमें गिवन हो तो इसमें निकाला जाएगा टी नोट एफ माइनस टी एफ। ये थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट से उल्टा है डिफरेंस, क्योंकि हमारा टी नोट एफ फिर से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, एंड टी एफ जो हमारा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। यहां पर उल्टा क्यों हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि टी एफ हमारा, टी नोट एफ हमारा यहां पर ज़्यादा है और टी एफ कम है। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो रही है, कम हो रहा है, और हमें चेंज कोई भी पॉजिटिव लेना पड़ता है, इसलिए लार्जर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे। और यहाँ पर लार्जर कौन था, टी बी, ध्यान रखना है।
यहाँ पर टी बी लार्जर है टी नोट बी से, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो रहा है, इसलिए वहाँ पर हमने टी बी में से टी नोट बी को माइनस किया था। तो अब यहाँ पर भी क्या होने वाला है, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी। क्लियरली डेल पी हमारा किसके प्रोपोर्शनल है, मोलालिटी के, तो डेल्टा टी एफ हमारा प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोलालिटी के। यहाँ पर इसको इक्वेट करने के लिए डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी करेंगे। अब के बी को क्या कहा जाता है, आप नॉर्मली वैसे बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट कह सकते हैं, लेकिन साइंटिफिकली जो वर्ड यूज़ करते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, तो ये हमारा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है। और यदि लैटिन लैंग्वेज में देखें तो इसको कहते हैं एब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट। उसी तरह से इसके लिए टर्म यूज किया जाता है के एफ के लिए मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और लैटिन टर्म यूज किया जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इस तरह से टर्म यूज किया जाता है, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद हम लोग करेंगे अब इसके ग्राफ। हम लोग देखने जा रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ। तो देखिए जरा, जिसको मैं ईबीपी से शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ईबीपी का ग्राफ है ये। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या देखा था, जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, जो कि गैसेस प्रेशर माना जाता है, तो उसको कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर ऐसा हो जाएगा, यानी वेपर प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के इक्वल होना चाहिए। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे, वेपर प्रेशर हम ले लेंगे वर्टिकल लाइन पर, और हॉरिजॉन्टल पर हम लेंगे यहाँ पर टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर होगा केल्विन में। तो हमारा एक्स एक्सिस पर आ गया टेम्परेचर और वाई एक्सिस पर आ गया वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर हमें क्या लेना है, 1 atm लेना है बॉइलिंग पॉइंट के लिए। 1 atm के इक्वेट होना चाहिए किसी भी लिक्विड का। तो क्लियरली 1 atm के इक्वेट मान लेते हैं एक कोई लिक्विड है जिसका टेम्परेचर 1 पर 1 atm के इक्वेट हमारा वेपर प्रेशर हो जाता है, यानी यहाँ पर ये टच करता है इस पॉइंट पर। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इस पर ये टच करे, ये हमारा T1 है। अब मान लेते हैं कि यदि हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है पहले से लो था, और जब उसमें टेम्परेचर 2 आया तो उसने इस पर इसको टच किया, उसका पहले से लो था। अब इन दोनों टेम्परेचर के बीच में जो ये डिफरेंस है, यही हमारा कहलाएगा डेल्टा TF। इसको हम ध्यान में रखेंगे। यानी ये T2 माइनस T1 हो गया, और T1 हमने क्या लिया है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। हमारा यहाँ T1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर A, और T2 हमारा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट था। तो इस बात को हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इस तरह से हमारा डेल्टा TF यहाँ पर मेजर किया जा सकता है ग्राफिकली। अब यहाँ पर हम लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। अब ग्राफ हम लोग कर रहे हैं ग्राफ को यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ। फिर से हम वेपर प्रेशर को लेंगे वर्टिकल लाइन पर, और टेम्परेचर को यानी बॉइलिंग पॉइंट को लेंगे इस पर, और इसको लेना हमें केल्विन में, और वेपर प्रेशर हमने वर्टिकल पर लिया, हॉरिजॉन्टल पर टेम्परेचर को लिया। अब पहले से हम जानते हैं लिक्विड का वेपर प्रेशर हमारा इस पॉइंट पर है, जो हमारा गिवन लिक्विड है, और जब ये सॉलिड बनेगा तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो मान लेते हैं हमारा इस लाइन के अलोंग में आ रहा है ये, तो इसका हम वेपर प्रेशर क्या देख रहे हैं, हमारा लिक्विड एंड उसके सॉलिड फेज दोनों का वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पर आना चाहिए। तो ये हमारा लिक्विड का था, सॉल्वेंट का, लेकिन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो पहले से लो है। जब ये इस पॉइंट को टच करने आएगा, तो यहाँ से आएगा, तो इस टेम्परेचर पर इसने इस पॉइंट को टच किया। तो ये हमारा T1 था, जो कि
पहला प्योर सॉल्वेंट का हमारा प्योर सॉल्वेंट के फ्रोजन फॉर्म का वेपर प्रेशर था। अब जब ये सॉल्यूशन बना है तो वेपर प्रेशर का पॉइंट इसको टच किया है तो हमारा ये हो गया T2। तो यहाँ पर T1 हमारा था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और T2 हमारा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियरली आप T2 में क्या देख रहे हैं, डिक्रीज हो चुका है ये, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यही हमारा डेल्टा TF होगा, और उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, T1 माइनस T2 करना पड़ेगा, यानी डेल्टा TF यहाँ T1 माइनस T2 आ रहा है और डेल्टा TB यहाँ पर T2 माइनस T1 आ रहा है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। लेकिन दोनों के इंक्रीज का जो रेशियो है वो मोलालिटी पर ही डिपेंड करेगा, लेकिन वैल्यू में डिफरेंस आ सकता है जो कि KB और KF पर डिपेंड करेगा। हमने तीनों में 3 प्रॉपर्टीज यहाँ पर पढ़ी है। तीनों में क्या सिमिलरिटीज थी, ड्यू टू वेपर प्रेशर। बिल्कुल ऐसी सिमिलरिटीज हम आगे देखने में वाले हैं किसमें, ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर। अब हम 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करने जा रहे हैं जो कि हमारा है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम पाई से दिखाते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है ऑस्मोसिस के साथ, और ऑस्मोसिस थोड़ा सा डिफ्यूजन से डिफरेंट है। कई बार हम ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले डिफ्यूजन को समझ लेते हैं। जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से किसी भी चीज़ का लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो हो, वो गैस हो चाहे कोई भी चीज़ हो, तो उसको हम कहेंगे डिफ्यूजन। लेकिन ऑस्मोसिस बिल्कुल डिफरेंट फिनोमिना है इससे, क्योंकि यहाँ पर जब कोई भी दो सॉल्यूशन या एक प्योर सॉल्वेंट और उसका सॉल्यूशन कभी भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से उनको सेपरेट किया जाए, यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम ऑस्मोसिस को पहले समझने जा रहे हैं। जब दो सॉल्यूशन सेम सब्सटेंसेस का होना चाहिए, सोल्यूट सॉल्वेंट सेम नेचर का होना चाहिए, सेम चीज़ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट देखा जाए तो यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर सॉल्वेंट कम है उसके कंपैरेटिवली, ऐसा माना जाता है। तो जनरली कुछ लोग इस पर डिफाइन कर देते हैं कि ऑस्मोसिस एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन से लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो हमने बीच में लिया है इसको SPM यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो कहा जाता है हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन से लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो हो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, तो और थ्रू SPM, तो उसको कहेंगे ऑस्मोसिस। ये बड़ा कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है। जनरली कॉन्सेंट्रेशन हम सोल्यूट के बेसिस पर ही देखते हैं, जो कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग से देखते आए हैं। तो यदि हम सोल्यूट के बेसिस पर इसको डिफाइन करना चाहें तो मुश्किल हो जाएगी और कहा जाएगा कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो हो जब सॉल्वेंट का, तब लो से हाई तो कोई भी चीज़ फ्लो नहीं होता है। आखिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में ऐसी क्या खास बात है कि लो से हाई की तरफ फ्लो करवाता है। एक्चुअली यहाँ पर ग्रेडियंट यानी फैक्टर जो होता है वो मेन रोल जो प्ले करता है वो है वेपर प्रेशर। हम जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन जिसका कम होगा उसमें वेपर प्रेशर में डिक्रीज कम हुआ है, यानी इसमें हमारा लेस डिक्रीज हुआ है वेपर प्रेशर में, और यहां पर हायर डिक्रीज हुआ है वेपर प्रेशर में। तो भैया यहां पर क्या हो गया, वेपर प्रेशर हाई हो गया, यहां पर वेपर प्रेशर ज़्यादा डिक्रीज हुआ तो लो हो गया। यानी जब हाई वेपर प्रेशर से, हाई सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से लो सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर की तरफ फ्लो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो, तो उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। इसमें ही अच्छी तरह समझ आ जाता है, क्योंकि ऑस्मोसिस में जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज हुआ है
इसमें फाइन होल्स होते हैं और इसमें जो कोई भी आर पार जाएगा, क्रॉस करेगा, वो प्रेशर की वजह से ही क्रॉस करेगा। तो प्रेशर की वजह से यहाँ से सॉल्वेंट, यहाँ पर हाई प्रेशर, तो इधर की तरफ आ जाता है। एक्सपेरिमेंटली इसको हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते थे यदि हम यहाँ पर कुछ और लगा के डिमॉन्स्ट्रेट करें, लेकिन हमें उतना ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है। इतना ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए आपके पास ड्राई ग्राम है, ड्राई चना है, उसको यदि पानी में डाल देते हैं तो वो पफ हो जाता है, फूलने लगता है, स्वलन होने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट का कम है, यानी सॉल्वेंट उसके अंदर कम है, यानी कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पर ज़्यादा है, ये माना जाएगा। सॉलिड सब्सटेंस वहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए उसका वेपर प्रेशर वहाँ पर काफ़ी लो है। और बाहर का वेपर प्रेशर यदि हम वाटर डालते हैं तो उसका हाई होता है, और जिसकी वजह से हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर, और उसका जो चने का जो छिलका है वो क्या करता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता है, उसके अंदर वो चला जाता है वाटर, और उसको फिर से स्वोलन कर देता है। तो ये बात यहाँ पर है, और इस फिनोमिना को काफ़ी डीपली हमें समझना भी पड़ेगा। यहीं पर यदि हम ब्लड सेल को किसी कम से कम 1% में भी यदि हम रख दें NaCl सॉल्यूशन में, तो हमारा ब्लड सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है, क्योंकि ब्लड सेल के अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.9% से भी लो होता है, और बाहर आपने 1% वाला रख दिया है, तो सेल के अंदर से जो वाटर है, क्योंकि वहाँ कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो बाहर आएगा और सेल को श्रिंक कर देगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो अब हम यहाँ पर लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा। ये तो ऑस्मोसिस हुआ। अब जरा यहाँ पर हम इसको मिटाकर देखते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या देखा था, वेपर प्रेशर यहाँ पर हाई था और यहाँ पर वेपर प्रेशर लो था। अब जरा सोचिए, इधर वेपर प्रेशर हमारा कम है, तो हमने इसमें एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दिया, पी एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल प्रेशर हमने इतना ही अप्लाई किया जिससे दोनों तरफ का प्रेशर अब इक्वल हो गया, इक्विलिब्रियम पर आ गया। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट जो है वो भी इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, किधर भी कोई नेट फ्लो नहीं हो पाएगा सॉल्वेंट का। इसी को कहेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी हमारा ये पाई बन जाएगा। तो हमारा एक ऐसा प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, विच जस्ट स्टॉप्स ऑस्मोसिस। वैसे आप लोग इसको ठीक से डिफाइन करके लिखेंगे, द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइट। इधर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था इसलिए इधर का प्रेशर लो है, तो मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइट टू जस्ट स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई। तो क्लियरली कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए आपका क्या हुआ है, यहाँ पर प्रेशर यहाँ पर अप्लाई किया गया है। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा वेपर प्रेशर लो होगा, उतना ही हमें ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, यानी पाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप कॉन्सेंट्रेशन के साथ आ गया। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन हमारा मोलैरिटी है। अब यहाँ मोलैरिटी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम वॉल्यूम बेस्ड ले रहे हैं। अब कहेंगे सर मोलैरिटी तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ये तो चेंज होता रहेगा, लेकिन ये इक्विलिब्रियम वाला फेस है, और इक्विलिब्रियम में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर अपने आप ये एक फिक्स्ड वैल्यू आएगा, इसलिए हम मोलैरिटी को इजीली ले सकते हैं। तो यदि हम इसको इक्वेट करना चाहें तब कांस्टेंट टर्म हमारा क्या होने वाला है, ये वेपर प्रेशर की बात कर रहा है, यानी गैसियस प्रेशर की, तो आइडियल गैस कांस्टेंट यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, और साथ में टेम्परेचर, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो पाई इक्वल टू CRT बन जाएगा। इसको हम गैस लॉ से भी डिराइव कर सकते हैं। आइडियल गैस लॉ हमारा क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। यदि हम इस PV को पाई वी बना लें, क्योंकि हम प्रेशर यहाँ एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं, पाई जिसको हमने नाम दिया है, पाई वी इक्वल टू nRT बोल सकते हैं। क्लियरली पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, N/VRT, और N/V कॉन्सेंट्रेशन को दिखा रहा है, तो हम इसको हाइपोथेटिकली यहाँ से निकाल सकते हैं CRT, पाई इक्वल टू CRT आ जाता है। यहाँ से भी एक हाइपोथेटिकल डेरिवेशन हो सकता है। वैसे ये प्योरली गैस के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो एक सही फॉर्म में इसको यहाँ से निकालना नहीं कहा जाएगा, लेकिन एक हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन यहाँ से की जा सकती है।
और वही हम यहाँ पर गैस कांस्टेंट ले रहे हैं। तो अब हम समझेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस क्या चीज़ है। हम अब इसी डायग्राम के अंदर रिवर्स ऑस्मोसिस को समझने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें फ्रेश वाटर देने में, हमें एक साफ पानी देने में, साफ वाटर देने में। क्योंकि हमारा जो ज़मीन का पानी है, जो अर्थ से वाटर निकाला जाता है या कहीं से सप्लाई होकर आता है, वो या तो सॉल्टी होता है क्योंकि ओशन वगैरह से लिया जाता है। तो उसके सॉल्टीनेस को हटाने के लिए हम यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज़ करते हैं। अब ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या चीज़ है? ऑस्मोसिस हो रहा था जिधर आपका कॉन्सेंट्रेशन लेस था उसकी तरफ से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। यदि यही उल्टा हो जाए, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पर है सॉल्यूशन का, वहाँ से लेस कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ओनली फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, तो उसको कहा जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। लेकिन ये कब पॉसिबल है? तो ज़रा देखिए, जब हमने पी एक्सटर्नल इतना ज़्यादा लगाया जिससे हमारा ऑस्मोसिस बिल्कुल स्टॉप हो गया, तो उसको कहा जाता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई। लेकिन अब ज़रा सोचिए, पाई से हमने एक्सटर्नल प्रेशर को ज़्यादा कर दिया, तब क्या कंडीशन होने वाला है? अब सॉल्वेंट का जो फ्लो है इधर से इस साइड होने लगेगा, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, यानी जो ज़्यादा सॉल्टी वाटर है से कम सॉल्टी वाटर जो हमें पीना चाहिए। ध्यान रखना है, हम जो वाटर ड्रिंकिंग वाटर हमारा है, जो पोर्टेबल वाटर हमारा है, उसमें कुछ न कुछ अमाउंट में सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं और वो सॉल्ट्स हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो सॉल्ट्स को पूरी तरह से नहीं निकाला जा सकता है, और पूरी तरह से निकला हुआ सॉल्ट जो बिल्कुल प्योर होता है वाटर, वो डिस्टिल्ड वाटर कहलाता है। हम डिस्टिल्ड वाटर नहीं पी सकते हैं क्योंकि हमारे ब्लड सेल के लिए वो ठीक नहीं है। ब्लड सेल का कुछ न कुछ कॉन्सेंट्रेशन होता है। यदि हमने बिल्कुल ही प्योर वाटर ले लिया, डिस्टिल्ड वाटर, तो ब्लड सेल को पफ करवा देगा, स्वोलन करवा देगा और वो बर्स्ट कर सकता है। और भी बहुत सारे सेल्स हैं हमारी बॉडी में जो बर्स्ट हो सकते हैं और एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन वहाँ पर राइज हो सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है हाई कॉन्सेंट्रेशन, यानी ज़्यादा सॉल्टी से कम सॉल्टी वाटर जो हमें चाहिए वो हमारा यहाँ पर मिल जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस से। और ये तभी हो सकता है जब एक्सटर्नल प्रेशर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाए। किधर? जिधर आपका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यानी ज़्यादा सॉल्टी वाटर है। रिवर्स ऑस्मोसिस यानी हमारा कहाँ पर यूज़ किया जाता है? ये आरओ सिस्टम जिससे हम वाटर को प्योरीफाई करते हैं, वहाँ पर यूज़ किया जाता है। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो हमें यहाँ पर कवर नहीं करना है, उसको इस बात को ध्यान में रखना है। यानी हमने क्या देखा, ये जो फोर्थ प्रॉपर्टीज़ थी ये भी वेपर प्रेशर पर डिपेंड कर रही थी। तो ये चारों के चारों प्रॉपर्टीज़ वेपर प्रेशर पर ही डिपेंड कर रही है, इसलिए इन चारों प्रॉपर्टीज़ को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहा गया था। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का एप्लीकेशन क्या है। तो मेन एप्लीकेशन जो इसका फाइंड होता है वो होता है मोलर मास फाइंड करने में, मोलर फॉर्मूला मास फाइंड करने में अननोन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का, उसमें अप्लाई किया जाता है। यानी इसका जो एप्लीकेशन है, हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का ये एप्लीकेशन है कि टू फाइंड मोलर मास ऑफ अननोन नॉन वोलेटाइल, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। एक्चुअली सोल्यूट हमें नॉन वोलेटाइल लिखना है या आप ओनली सोल्यूट लिख सकते हैं, इसलिए मैंने सोल्यूट को बाहर कर दिया। तो टू फाइंड मोलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट हमारा ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है और इसकी वजह से हम किसी भी अननोन सोल्यूट का मास निकाल सकते हैं, मोलर मास। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, यदि हम पॉलीमर का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर ही यूज़ करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम को लिया गया है और वॉल्यूम की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। वॉल्यूम की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से जो पॉलीमर का मास बहुत ही ज़्यादा होता है वो हमारा यहाँ पर सही सही कैलकुलेट हो सकता है। बाकी में हम मोलालिटी लेते हैं, ओनली वहाँ पर सॉल्वेंट का मास होता है। सॉल्वेंट का मास जनरली उसमें सोल्यूट इंक्लूडेड नहीं है तो कम हो सकता है। दूसरी बात, वॉल्यूम हमारा स्पेस ऑक्यूपाइड है और हमारा जो पॉलीमर्स है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है।
उसका साइज़ लार्ज होता है, उसके पार्टिकल का नंबर कम होता है, तो उसको यदि वॉल्यूम के बेसिस पर निकाला जाए तो ज़्यादा सुटेबल उसका मास आएगा। तो इसलिए मॉलिक्यूलर मास हम सोल्यूट का फाइंड करने के लिए यदि हमारा पॉलीमर है तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करते हैं। इन सारी चीज़ों को ऑब्टेन करने के लिए मुझसे नोट्स के फॉर्म में आप लोगों को मेरे फेसबुक पेज द ललित मिश्रा शो करके फेसबुक पेज है, वो आपको अभी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसको लाइक करना पड़ेगा और वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। एज वेल एज मैं बहुत जल्दी ऐप लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। ऐप में आप लोगों को मिलने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको समझें, ध्यान से सुने, देखें और वहाँ से नोट्स आपको सारे अवेलेबल हो जाएंगे। NCERT सॉल्यूशन का भी PDF आपको मिल जाएगा, सब कुछ वहाँ पर मिलने वाला है। आप जिस सब्जेक्ट का चाहते हो उस सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, सब कुछ वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो मेरे आप जब ऐप आएगा तो मैं आपको नोटिफाई दे दूँगा, आप लोगों को नोटिफाई कर दूँगा, अपने चैनल पर बताऊँगा और आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करके आप वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल कर सकते हैं अपने लिए। और सब कुछ फ्री में आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ, सब कुछ मैं अपना सब कुछ लगा रहा हूँ, जिससे स्टूडेंट्स के इस बार जो पेंडेमिक का सिस्टम है, पेंडेमिक का जो ये दौर है, इसमें अच्छे मार्क्स आ पाएँ और उनको हम लोगों का साथ उन लोगों का हमेशा फील हो। मैं सिर्फ ऐसा चाहता हूँ। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। एक NCERT का मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि मोलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से। वैसे अगला जो मेरा वीडियो आने वाला है उसमें तो NCERT का पूरा सोल्यूशन रहेगा, जो कि मैं ऑर्गेनिक का पहले अपलोड कर चुका हूँ इन टेक्स्ट एज वेल एज एक्सरसाइजेस। इस चैप्टर में भी वही बात होगी, इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा। वहाँ पर आप लाइव सॉल्यूशन वहाँ पर देखेंगे मैं कैसे करता हूँ। सिर्फ मैं यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल हेल्प के लिए बता रहा हूँ कि वो क्वेश्चन नंबर हमारा है 2.15 एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। हमें यहाँ पर मास परसेंट सोल्यूट का गिवन है 2% और सोल्यूट को हम B से दिखाते हैं, तो हमारा ये B का गिवन है यानी 2% है। और इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर 1.004 बार है, यानी प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ, यहाँ एक तरह से सॉल्यूशन यानी सॉल्वेंट ही हो गया, जो हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में देखा था। यही हमारा PT और यही हमारा PA हो जाएगा, क्योंकि सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है। तो हमारा ये 1.004 बार गिवन है और सॉल्वेंट जो हमारा है उसमें वाटर लिखा हुआ है, तो P0A नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मेंशन है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर इतना आ रहा है, तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर P0A यानी वाटर का जो वेपर प्रेशर है 1.013 बार होता है। और हमें इसमें कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, जिसको मैं MB से दिखा रहा हूँ। तो MB हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तब जरा देखिए, P0A हमारा 1.013 बार है और ये हमारा PA जो है 1.004 बार है। तो क्लियरली वेपर प्रेशर में लोअरिंग हो रही है, तो हमारा फॉर्मूला लगेगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP से दिखा रहा हूँ मैं उसको। जो हमारा फॉर्मूला क्या था, P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, जिसमें NB बाय मैं NA लिखूंगा ओनली। क्यों? क्योंकि 2% हमारा सोल्यूट है यहाँ पर, यानी 2% का मीनिंग क्या है, यदि 5% तक रहेगा तो उसको हम वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन मिलेंगे और NB अपॉन NA हम मोल फ्रैक्शन को मानेंगे। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन है जिसको हमने NB अपॉन ओनली NA लिया हुआ है। तो अब 2% का मतलब क्या है, WB जो हमारा है यहाँ पर वो 2 ग्राम है, यानी सोल्यूट का अपना मास 2 ग्राम लिया जा सकता है। WA हमारा 98 ग्राम लिया जा सकता है इजीली। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान रखेंगे, उसके बेसिस पर करेंगे। MA मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि हमारा वाटर है 18 ग्राम मोल इनवर्स हो जाएगा, ये हमारा वाटर है। अब यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, WB बाय MB इंटू WA अपॉन MA, जिसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके MA अपॉन WA लिखा जा सकता है। तो P0A माइनस PA हमारा क्या हो जाएगा 1.013 माइनस 1.004 अपॉन 1.013
इक्वल टू W भी हमारे पास है 2 इंटू मोलर मास ऑफ A हमारा 18 है अपॉन MB हमें कैलकुलेट करना है और WA हमारा 98 है। तो इसको यदि हम कैलकुलेट करें तो MB हमारा 42 के अप्रॉक्स में आ जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ से मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमने यहाँ पर देख लिया है। अब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास पर आएंगे। हम लोग अब करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास। अभी मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन का मेंशन किया था कि मोलिकुलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, और उसको एक एग्जांपल एक क्वेश्चन के थ्रू मैंने दिखाया भी था। लेकिन क्या उसमें जो मोलर मास आता है क्या वो हमेशा सही आता है या उसमें गलती भी आती है? तो क्लियरली इसको वेंट हॉफ ने नोटिस किया कि कई बार ये जो मोलर मास होता था वो एक्चुअल फॉर्मूला मास उसके फॉर्मूले से जो निकाला जाएगा उससे बिल्कुल अलग आता था, उससे डिफरेंट आता था, यानी गलत आता था मोलिकुलर मास। तो इसलिए इससे जो मोलिकुलर मास निकलता है उसको हम एबनॉर्मल मोलिकुलर मास कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे एबनॉर्मल मोलिकुलर मास इससे कई बार कैलकुलेट होता था। अब उसको किन्होंने बताया? वेंट हॉफ ने बताया। तो उसको हम वेंट हॉफ फैक्टर के फॉर्म में जानते हैं। उन्होंने एक आयोटा दिया था जिसको वेंट हॉफ फैक्टर कहा जाता है। तो आयोटा को उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया था, पहले हम आयोटा का फॉर्मूला देख लेते हैं, इसके बाद उसको हम दोबारा समझेंगे ऐसा होता क्यों है। तो उन्होंने दिया था आयोटा का फॉर्मूला नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। अभी उन्होंने ये कैसे दिया है उसको हम आगे देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर हम ये समझेंगे ये एबनॉर्मल मोलर मास यानी डिफरेंट मोलर मास आता क्यों है, जबकि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए ही। तो रॉल्ट ने जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वहां पर दिया गया था और वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए दिया गया था, यानी वहां पर यह माना गया था कि वहां पर न तो हमारा सोल्यूट कोई डिसोसिएशन करता है न एसोसिएशन करता है, यानी देयर अकर्स नो केमिकल चेंज। बट एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेज हमारे सोल्यूट ऐसे हैं जो केमिकल चेंज को दिखाते हैं वहाँ पर। जैसे आप यदि शुगर को डिसॉल्व करें C12H22O11, इसके जो बिगर पार्टिकल हैं वो स्मॉलर पार्टिकल में चेंज हो जाएगा। ये N पार्टिकल नंबर ऑफ C12H22O11 ऑन द बेसिस ऑफ मास बन जाएगा इसको वाटर में डिसॉल्व करने पर। यानी इसके फॉर्मूले में कोई चेंजिंग नहीं आई, कोई केमिकल चेंज नहीं आया, ओनली जो बिगर पार्टिकल था यानी जो मास था वो छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज होकर n नंबर ऑफ पार्टिकल बन गया है। बट यदि हम NaCl को यहां पर देखें तो NaCl आपका जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो इसका ये तो n मोल में तो बदलेगा ही, लेकिन साथ में ये Na प्लस और Cl माइनस में भी चेंज हो जाता था। यानी यदि हमने इसका कुछ ऐसा मास लिया जिससे ये n मोल बना है तो ये भी उसका n मोल होगा, और टोटल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो ये 2n मोल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी पार्टिकल का नंबर डबल हो जाता था। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर ही डिपेंड करते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल कब, जब सॉल्यूशन के अंदर उसको डिसॉल्व कर देते हैं सोल्यूट को। तो डिसॉल्व करने के बाद हमने तो अंदाजा किया था कि शुगर जैसा बिहेवियर ही करेगा जैसा कि रॉल्ट ने बताया था, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, दो दो पार्टिकल में टूट गया, तो पार्टिकल का नंबर ज़्यादा हो चुका है। तब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू भी जो एक्सपेरिमेंटल है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू तो चेंज हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे। और किसी किसी केस में देखेंगे पार्टिकल का नंबर कम भी हो रहा है। ज़रा देखिए, हमने बेंजोइक एसिड लिया और इसको बेंजीन में डिसॉल्व किया, हमने यहाँ सॉल्वेंट बेंजीन रखा,
तो बताइए बेंजोइक एसिड क्या बेंजीन में डिसॉल्व हो पाएगा? तो क्लियरली डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। डिसॉल्व नहीं होगा तो क्या होगा? ये हमारा डाइमर बन जाता था, दो दो मॉलिक्यूल इसके एक साथ जुड़ जाते थे और ये बन जाता था C6H5COOH ट्वाइस। अब यहाँ भैया पार्टिकल का नंबर 2 मिलके 1 बन गया, यानी यहाँ पार्टिकल का नंबर उल्टा डिक्रीज हो गया। हमने इसको सोचा हुआ था कि एज इट इज रहेगा ये, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू पार्टिकल का नंबर एक्सपेरिमेंटली डिक्रीज होने की वजह से कम हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये डिसोसिएशन हो रहा है और यहाँ पर एसोसिएशन हो रहा है। तो डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन होने की वजह से आपका ये एबनॉर्मेलिटी शो होती है और ये हमारा एक नॉन आइडियल कंडीशन है। तो जब हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा और ज़्यादातर वही सॉल्यूशन होता है तो एबनॉर्मेलिटी वहाँ पर ऑब्जर्व की जाती है। अब लेकिन हमें फॉर्मूला तो वही रखना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वाला, तो उसमें ऐसा क्या चेंजिंग करें जिससे हमारा फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगा, उसमें ओनली नॉर्मल सा चेंज आएगा और हम उसको ईजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ज़रा देखिए, वही हमारा वेन टॉप फैक्टर है। वेन टॉप ने जब इसको सर्च किया तो उन्होंने इसका एक फॉर्मूला बना दिया आई का, वेन टॉप फैक्टर का, कि यदि हमने ऑब्जर्व्ड कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ली है यानी एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो हम पुराना निकालते थे रॉल्स लॉ के आइडियल कंडीशन के बेसिस पर, उससे हम इसको डिवाइड करें तो हमारा आई निकल आएगा। इसका मतलब यह है कि यदि हम एक्सपेरिमेंटल चाहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो हमें आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कैलकुलेटेड यानी राउल्ट वाले को, यानी हमारा यहाँ पर ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल टू हो जाएगा आई इनटू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसा कि हम जानते हैं वो 4 था, उनके 4 के फॉर्मूले क्या क्या हैं? फर्स्ट हमारा है RLVP। RLVP का फॉर्मूला था डेल P अपॉन P नोट A इक्वल टू काई B। इसमें हम I से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा अब ये ऑब्जर्व्ड बन जाएगा, एक्सपेरिमेंटल बन जाएगा। अब इसमें एबनॉर्मेलिटी हट जाएगी। उसी तरह से सेकंड हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम डेल्टा TB से दिखाते थे, इसमें हम क्या करते थे KB इंटू M। इसमें भी यदि I से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा एबनॉर्मेलिटी दूर हो जाएगी। उसी तरह से थर्ड में डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें भी I से मल्टीप्लाई कर दिया तो एबनॉर्मेलिटी हट जाएगी। और फोर्थ में पाई इक्वल टू ICRT लेने पर इसमें भी एबनॉर्मेलिटी हट जाएगी। यानी सबको हमें I से मल्टीप्लाई करना है और I से मल्टीप्लाई करके एक नॉर्मल हमारा फॉर्मूला आ जाएगा और यहाँ पर सही मॉलिक्यूलर मास उसका कैलकुलेट होगा। अब हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं, हमने देखा यहाँ पर NaCl जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा था। NaCl हमारा वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है Na प्लस और Cl माइनस में। इसका जितना पार्ट डिसोसिएट हुआ है तो पूरा पूरा पार्ट क्या करेगा, अब अफेक्ट करेगा, एबनॉर्मेलिटी को दिखाएगा। लेकिन कुछ हमारे इलेक्ट्रोलाइट ऐसे हैं जो पूरा पूरा डिसॉल्व होता ही नहीं है। जो डिसॉल्व होगा वही तो नंबर ऑफ पार्टिकल को बढ़ाएगा या घटाएगा, और जो डिसॉल्व नहीं होगा वो तो नीचे सीधे सीधे बैठ जाएगा, तो उससे हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सारे जो ऐसे हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होते हैं, पार्शली डिसॉल्व होते हैं, यानी उसकी अपनी कुछ न कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिसोल्यूशन होता है, या डिग्री ऑफ एसोसिएट होगा तो एसोसिएशन हो सकता है, जिसको हम अल्फा से दिखाते हैं। तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज कॉलिगेटिव अल्फा पर ही डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे यदि डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन का क्या रिलेशन बनेगा आई के साथ। तो यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं, यदि हमारा डिसोसिएशन हो रहा है और कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है
तो इसके लिए क्या किया जाएगा, अल्फा को कंसीडर किया जाएगा, अल्फा का हमें ध्यान रखना है। और अल्फा का डिसोसिएशन में क्या रिलेशन है आई के साथ, यानी वेंट ऑफ फैक्टर के साथ, उसका हम यहाँ पर फॉर्मूला कर रहे हैं। आई इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, ये 1 माइनस अल्फा है प्लस एन अल्फा, क्योंकि पार्टिकल का नंबर बढ़ रहा है। अब एन क्या है, एन यहाँ पर हमारा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। कोई भी चीज़ डिसोसिएट होकर कितने पार्टिकल देगा उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे CH3COOH जो कि हमारा एसिड है और मोनोबेसिक एसिड है, क्लियरली ये हमें एक देगा H प्लस एंड एक देगा एसीटेट आयन। तो क्लियरली इसके लिए N की वैल्यू हो जाएगा 2। और यदि कोई मान लीजिए AlCl3 हमारे पास वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहा है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए AlCl3 के लिए 4 आ जाएगा N की वैल्यू, क्योंकि एक Al का आयन होगा, चार्ज कुछ भी हो, और 3 आयन्स हो जाएंगे, 3 आयन्स Cl के। तो इस तरह से हम N की वैल्यू देख सकते हैं। लेकिन यही यदि हमारा एसोसिएशन के लिए हो जाए, फॉर एसोसिएशन I इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। एन हमारा यहां पर क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड और बिफोर एसोसिएशन, यानी कितने पार्टिकल एसोसिएट हुए हैं उसको हम ध्यान में रखेंगे। जैसे हमने पीछे बेंजोइक एसिड को देखा था, बेंजीन में उसके 2 मोल एसोसिएट हो जाते थे, 1 मोल बनते थे। तो वहाँ पर N की वैल्यू क्या लिया जाएगा, जैसे हमारा 2C6H5COOH है, ये बेंजीन में हमें C6H5COOH का ट्वाइस देता है, तो इसके लिए हमारी N की वैल्यू 2 हो गई, यानी रिएक्टेंट से देखा जाएगा। इसमें हमें प्रोडक्ट से देखना है और यहाँ पर देखना है रिएक्टेंट से, इस बात को ध्यान में रखना है। एसोसिएशन में पार्टिकल का नंबर रिएक्टेंट से निकालेंगे और डिसोसिएशन प्रोडक्ट से निकालेंगे। कई बार हमें कांस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन गिवन रहता है, जैसे एसिड हो या बेस हो, उनका कांस्टेंट हमें गिवन रहेगा। तो कांस्टेंट के बेसिस पर भी हम Ka या Kb के बेसिस पर हम अल्फा फाइंड कर सकते हैं, Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा लगा के। और यदि अल्फा आपका अप्रोच 1 से काफ़ी लेस हो रहा है, आप Ka इक्वल टू ओनली C अल्फा स्क्वायर ले सकते हैं, जो कि हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में ये सब किया हुआ है। तो इन सब का हम हेल्प ले सकते हैं I को कैलकुलेट करने के लिए, और I की वैल्यू यदि हमारे पास आ जाएगी तो वहाँ पर जो भी उसका अल्फा गिवन है, जो भी इसका वो गिवन है, और जो भी उसके पार्टिकल के नंबर गिवन है, उनके बेसिस पर हम वहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं उसके मॉलिक्यूलर मास वगैरह सब, जो कि हमें जनरली क्वेश्चन में पूछा जाता है। और इसको जब मैं इसमें NCERT का सॉल्यूशन दूंगा तो उसमें हम देखेंगे कि किस चालाकी से हम इसको यूज कर रहे हैं। और यदि मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट का मैं और भी क्वेश्चन सेलेक्ट करके वहाँ पर आपके साथ NCERT सॉल्यूशन के साथ ही डालने की कोशिश करूँगा, जिससे अब नॉर्मल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन जो है वो ईजिली आप लोगों से सॉल्व हो जाए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस के लिए भी और CBSE के लिए भी इम्पोर्टेंट तो है ही है। तो प्लीज़ इसको देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, और आप लोग 100% मार्क्स लाइए। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। न्यू ईयर से 2-3 दिन पहले मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो आप लोगों को न्यू ईयर की शुभकामनाएं भी देता हूँ, और आगे अपने वीडियोज़ में भी दूंगा। जो हमारा न्यू ईयर से यानी 1 जनवरी 2021 से पहले बनने वाली ये 3-4 वीडियो, उसमें भी आप लोगों को शुभकामनाएं मैं देता रहूँगा। आप लोगों का ये नया साल कोरोना से आगे बढ़कर हो, कुछ इन पेंडेमिक से हम लोग बच जाएं, और हम लोग सबसे पहले बचे हुए हैं, सबसे बड़ी बात है। तो धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और समझ आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकूं।
मैं बहुत कुछ लेकर आने वाला हूँ इसमें। इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।